Hello everyone, welcome to the Smart IS Foundation. Today we will discuss the current affairs of 9th July 2024. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एज यू ऑलरेडी नो, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू एसए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जो कि यूपीएससी और एपीएससी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है. और एपीएससी स्पेसिफिक जो टॉपिक हैं, जो जीएस पेपर सिर्फ 5 के काम आते हैं, आसाम स्पेसिफिक इशूज, वो इश्यूज हम लोग अलग से कवर करते हैं. संडे संडे पूरा वीकली वीडियो आता है, आसाम प्रहरी, तो वो चीजें वहां पे कवर होती हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज कोऑपरेटिव मूवमेंट्स. कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है. सेकंड टॉपिक इज रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म. थर्ड टॉपिक इज इंडिया नीड्स टू रीसेट इट्स ट्रेड पॉलिसी. तो ये तीन टॉपिक कोऑपरेटिव मूवमेंट आपको जीएस पेपर 2 और एज वेल एज जीएस पेपर 3 में भी हेल्प करेगा. साइबर टेररिज्म है ना, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, तो इंटरनल सिक्योरिटी जो टॉपिक होता है आपका जीएस पेपर 3 में, वहां पे हेल्प करेगा. इंडिया नीड्स टू रीसेट इट्स ट्रेड पॉलिसी. इंडिया को क्या ट्रेड पॉलिसी रीसेट करना है, वो जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा. कोऑपरेटिव मूवमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स वगैरह होंगे, वो प्रीलिम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे. और यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये टॉपिक हमने लिया है आसाम ट्रिब्यून से. कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में बात करेंगे. द आर्टिकल प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, हाइलाइटिंग इट्स हिस्टोरिकल रूट, ग्रोथ एंड करंट स्टेटस. पहले बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है ना. सोसाइटी समझ में आना, देख रहे हो ये सारे लोग जो हैं ऑलमोस्ट एक इकोनॉमिक स्टेटस के नजर आ रहे हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन of individual who come together to achieve common economic, social, cultural goal through a jointly owned and democratically controlled enterprise. jointly owned मतलब ये सब लोग मिल के उस सोसाइटी को ओन करेंगे, ज्वाइंटली उसको कंट्रोल करेंगे और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करेंगे. हर पर्सन का टिपिकली क्या होगा, एक वोट होगा, है ना. वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप. मेंबरशिप ओपन है, क्लोज नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना, जो भी उसका शेयर लगता है वो दे के. मेंबर का कंट्रोल डेमोक्रेटिक है, ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, कोऑपरेशन है. कोऑपरेटिव्स में क्या है, एक दूसरे का कोऑपरेशन है. और जो कम्युनिटीज हैं आसपास, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए कंसर्न है. तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. मूवमेंट मतलब कि लोग इसको ज्वाइन करते जाएं, तो ये क्या बन जाता है, मूवमेंट बन जाता है. अगर इंडिया में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, तो लेट 1890s में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्म हो रहा था. मॉडर्न इंडिया की बात करें, जहां महाराष्ट्र में जो फार्मर्स हैं, वो रिबेल कर रहे थे ऑपरेशन ऑफ मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में, है ना. मनी लेंडर्स जो मनी लेते हैं, मनी देते हैं लोन पे फार्मर्स को, और फार्मर्स टाइम से चुका नहीं पाए, बिकॉज कि बहुत सारा ट्रेजेडी हो जाता है, फेमाइन वगैरह हो जाता है, और मनी लेंडर्स का जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है. इस वजह से फार्मर्स ने अपना कोऑपरेटिव बनाना स्टार्ट किया, और पहली बार इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में कोऑपरेटिव देखी गई. इंडिपेंडेंस के बाद से कोऑपरेटिव को इंडिया में बूस्ट किया गया. गांधी जी कोऑपरेटिव मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे. गांधी जी का ऐसा मानना था, देखो हम लोग दो सिस्टम की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट टू सिस्टम. वन सिस्टम इज कैपिटलिज्म एंड सेकंड सिस्टम इज सोशलिज्म. अब कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या होता है, कैपिटलिज्म सिस्टम में एक पर्सन जिसके पास कैपिटल है, ही विल ओन एवरीथिंग. बाकी सब लोग एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, आज काम करेंगे, पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा. उनका शेयर जो पैसे का होगा, सैलरी का, वो बहुत कम होता है. और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनका शेयर क्या होता है, ज्यादा होता है. कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योरिस्ट. तो इससे ग्रोथ तो मिलती है, ग्रोथ मिलती है, बट पावर्टी भी इसको, इससे कम होने के चांसेस रहते हैं. बट इसमें एक लो इनकम का ट्रैप रहता है, इनइक्वालिटी रहता है. ये काफी ज्यादा पैसा, वेल्थ बनाते जाते हैं, और ये लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं. सोशलिज्म की बात करें, सोशलिज्म में क्या है, हर कुछ वेल्थ किसको बनाना है, सारा वेल्थ का बनाने का जो जिम्मेदारी है वो है गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर, है ना. इंडिविजुअल्स टिपिकली कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह ओन नहीं करते सोशलिज्म कम्युनिज्म में. तो यहाँ पे लोगों के पास बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं होता कि वो लोग क्या करें, काम करें. ग्रोथ जो होता है वो लैकिंग हो जाता है, जैसा देखा गया यूएसएसआर, वैसी सिस्टम में देखा गया. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों का एक तरह का बीच का रास्ता है,
कि एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का ग्रुप जो है 20, 50, 100, 200, 2000 लोगों का ग्रुप जो है वो ओन कर रहा है, रादर देन 1%, 2%, 4% ओनिंग एंड कंपनी 1000, 200, 400 ऐसे कुछ पर्सन ओनिंग अ कंपनी जो वो काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के कंट्रीब्यूट करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रोल उसमें होता है। तो उससे क्या होता है, सब लोगों का पॉवर्टी कम, इनइक्वालिटी जो होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन तो हो रहा होता है, ग्रोथ भी हो रहा होता है। तो ये सारा फायदा देख के गांधी जी, चरखा, कोऑपरेटिव, इन सब के बहुत सारे सपोर्टर थे। कोऑपरेटिव्स को इंडिया में ऐड किया गया है ना, कब ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। कहाँ कहाँ ऐड किया गया, पहले तो एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया उसको, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी सब क्लॉज सी में बोला गया कि आप कोऑपरेटिव्स को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना लोगों का फंडामेंटल राइट्स होगा। वो राइट्स नहीं मिले तो डायरेक्टली यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप जानते हो, है ना। इसलिए कि जो भी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नेगेटिव हो रहा है, पुलिस का सिस्टम नेगेटिव हो रहा है, वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो बनाने से रोके नहीं। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज डीपीएसपी की बात होती है, जो आर्टिकल 43 बी में होता है। आर्टिकल 43 बी विच डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, वॉलेंट्री, खुद से होना चाहिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, फंक्शनिंग ऑटोनोमस हो, किसी पे बहुत ज्यादा किसी और का कंट्रोल उस पर नहीं हो, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल होता रहे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता रहे। तो ये एक कैसा फीचर हम लोग बोलते हैं, गांधीयन फीचर बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Part 9b, the amendment inserted a new Part 9b in the Constitution, especially dedicated to cooperative societies. तो एक फंडामेंटल राइट में डाल दिया, है ना, कि लोग बना सकते हैं। एक डीपीएसपी में डाल दिया कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, क्या प्रमोट करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्ट 9b में डाल दिया। पार्ट 9b में ये जो आर्टिकल्स दिख रहे हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, रेगुलेट कैसे किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट कैसे होगा, डेमोक्रेटिक कैसे रह पाएगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग कंट्रोल बना लेंगे और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये सारा जो रूल रेगुलेशन है वो आपको आर्टिकल 243 के एक्सटेंशन में मिलेगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कब देखना शुरू हुआ, मिड 60s, 1960s के बाद, 65 के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखना शुरू हुआ एग्रो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स में, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग करती हैं, शुगर मिल्स, है ना, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, स्पिनिंग सेक्टर, स्पिन करके टेक्सटाइल सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, ग्रू सिग्निफिकेंटली ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी इंकरेजिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। उनको आराम से लोन वोन का असिस्टेंस देना, ये सब सारी चीजें की गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सेटिंग ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी का डेवलपमेंट to replicate the Anand model of cooperative in milk, gave further impetus to the dairy cooperative movement, later expanded to edible oil। edible oil में भी cooperative को प्रमोट किया गया। अभी इंडिया में कोऑपरेटिव्स की संख्या कितनी है, ये आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। 8 लाख से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इंडिया में, 29 डिफरेंट सेक्टर्स में ये लोग काम कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, लार्जेस्ट कोऑपरेटिव नेटवर्क है वर्ल्ड का इंडियन इकोनॉमी में कोऑपरेशन। एग्रीकल्चरल लोन्स के डिसबर्सल में 20%, 20% एग्रीकल्चर में लोन कहाँ से आता है, कोऑपरेटिव बैंक से आता है। 35% इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 35%। 21% प्रोडक्शन में, इफको नाम सुना है आप लोगों ने, है ना, तो ये भी क्या है, कोऑपरेटिव है, फर्टिलाइजर्स का, फार्मर का। 31% शुगर के प्रोडक्शन में, मतलब जितना शुगर प्रोड्यूस होता है 31% कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। व्हीट को परचेज करने में, परचेज कौन कर रहा होता है, 13% व्हीट परचेज कर रहे होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे क्या बनाते हैं, आटा वाटा बनाते हैं ये लोग। 20% इन द परचेज ऑफ पैडी, पैडी परचेज करते हैं, पैडी परचेज करके उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाते हैं लोग। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में ये सारा काम कर रही होती है। डायरेक्टली ये डेटाज इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू हैव अ कोऑपरेटिव बैंक and a milk producer union in each district and to establish multi-purpose primary agriculture credit society। कैसा सोसाइटी, मल्टीपर्पज सोसाइटी हो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इन 2 लाख पंचायत विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। कितने पंचायत में करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर में करेंगे वो। और 2 लाख पंचायत में एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बनाने की बात यहाँ पे करी गई है ना।
अमित शाह जो मिनिस्टर भी है, कोऑपरेशन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर होने के साथ साथ ही इज आल्सो द कोऑपरेशन मिनिस्टर, हैज सेट अ टारगेट टू इंश्योर एवरी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हैज अ वाइबल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। हर स्टेट में एक कोऑपरेटिव बैंक हो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव बैंक हो, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिल्क प्रोड्यूसर यूनिट हो, क्योंकि जो फार्मर्स हैं जिनके पास आपके गाय हैं, भैंसे हैं, कैटल्स हैं, वो लोग जाके उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उनका भी बेनिफिट ज्यादा रहेगा, और मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्ट का भी अच्छा मार्केट हो जाएगा, एंड मेकिंग एवरी रूरल एंड पुअर पर्सन प्रॉस्परस। सारे गरीब लोग और गांव के लोगों को प्रॉस्परस बनाना, ये श्री अमित शाह का विजन है। पोटेंशियल एंड चैलेंजेस क्या है? रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव कैन फोस्टर सस्टेनेबल एंड लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट बिसाइड प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन के अलावा ये लोग प्रिवेंट करने के अलावा ये लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, रूरल डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे। सेक्टर सेक्टर का, अलग अलग सेक्टर में कोऑपरेटिव होने से अलग अलग सेक्टर का पोटेंशियल को इफेक्टिवली हार्नेस किया जा सकता है। रीजनल एग्जांपल आसाम की बात करें, डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ पूर्वी, कोऑपरेटिव सेक्टर रिमेन्स नेसेंट, बहुत नया है, छोटा है, इंडिकेटिंग पोटेंशियल फॉर रेप्लिकेशन। जो भी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं कोऑपरेटिव को, उनको रेप्लिकेट किया जाना चाहिए और सेक्टर्स में भी। गवर्नमेंट के एक्शंस क्या होना चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने का। जो भी कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स मतलब बाधाएं जो है, प्रॉब्लम्स जो है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, किसी और रिसोर्स से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी काफी होता है, इन सबको एड्रेस करने का जरूरत है। सपोर्ट एंड ऑटोनोमी, हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ के आगे ले जाना, जैसे हम आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं कि आप प्री और मेंस क्लियर करो, है ना, तो ये सब करने की जरूरत किसको पड़ेगी? गवर्नमेंट को पड़ेगी। Second topic of the day, cyber terrorism and emerging threat. Again, this topic is taken from Assam Tribune and written by Dr. Gaurav Gautam Chakraborty. तो इनके बारे में बात करते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द राइजिंग थ्रेट ऑफ साइबर टेररिज्म। साइबर को किससे मिला दो? टेररिज्म से मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? साइबर टेररिज्म हो जाएगा। अब इस पे बात करते हैं। टेररिज्म वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? द वर्ड टेररिस्ट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड terrorism, derived from the Latin verb terrorio, meaning I frighten, मैं डर गया, मैं तो डर गई भाई साहब, ऐसा सुना है ना आप लोगों ने मीम वगैरह। डेफिनेशन क्या है? साइबर टेररिज्म इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल टेररिज्म यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वेपन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही यूटिलाइज करते हैं, ट्रेडिशनल वेपन यूटिलाइज नहीं करते हैं। डिस्पाइट द डिफरेंस इन टूल्स, द गोल रिमेन्स द सेम। गोल क्या रहता है? टू क्रिएट टेरर रहता है। राइज ऑफ साइबर टेररिज्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग डिजिटाइज हो रहे हैं, ये साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम का जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है। साइबर, अभी भी आप क्या कर रहे हो? आप ऑनलाइन बैठ के ही तो वीडियो देख रहे हो, तो डिजिटाइजेशन की वजह से साइबर टेररिज्म का जो थ्रेट है वो बढ़ता जा रहा है। द अटैक एक्सपोजेस सेंसिटिव पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन। आपका बिजनेस अगर कुछ कर रहे हो, उसका इंफॉर्मेशन, पर्सनल फोटोज, पर्सनल डेटाज डिसरप्ट क्रिटिकल ऑपरेशन को भी डिसरप्ट कर देता है। सब्सटैंशियल इकोनॉमिक कॉस्ट आता है साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम जैसी चीजों का। साइबर टेररिज्म कहाँ ओरिजिन हुआ? क्वाइंड बाय बेनिस कोलिन, रिसर्च फेलो एट द इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इन कैलिफोर्निया इन द लेट 1980s। अवेयरनेस कब आया? 9/11 अटैक के बाद से साइबर टेररिज्म में का जो टर्म है वो ज्यादा गेन करेंसी करने लगा, मतलब न्यूज में और यूज में बहुत ज्यादा आने लगा। साइबर टेररिज्म इंडिया में बात करो तो इंडिया थर्ड रैंक पे आता है इंटरनेट यूज करने में, यूएस और चाइना के बाद। इंडिया में बहुत ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है, बट फिर भी लोग अभी इससे इनडिफरेंट है, अवेयर नहीं है, है ना। और बहुत ज्यादा लोगों को हेजिटेंसी इन द सेंस कि अच्छा जब होगा तब देखी जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट बोलते हैं। The internet provides a platform for some individuals to transform their aggression into act of revenge. Aggression को किस में कन्वर्ट करो? Act of revenge. Turning them into cyber criminal और hostile warriors. उनको साइबर क्रिमिनल में टर्न कर दो या hostile warrior में। Threats and vulnerabilities क्या हैं? Types of cyber attack. Cyber attack can be fatal, non-lethal, psychological, targeting public confidence and political attitude. साइबर अटैक क्या होगा? फैटल होगा,
नॉन लीथल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, जो अटैक करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस पे। फैटल मतलब सीधे बहुत लोगों को मार देने वाला भी होता है। नॉन लीथल वेपन्स का यूज ऑब्वियसली नहीं होता है। साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा हार्म होता है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड को बिगाड़ के रख देता है। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है साइबर क्राइम या साइबर टेररिज्म, ऐसा नहीं है। जनरल पब्लिक को डरा के रख देता है, उसका साइकी को बदल के रख देता है। सेक्टोरल इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर पे इम्पैक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स पे इम्पैक्ट कर सकता है, हेल्थ सेक्टर पे इम्पैक्ट कर सकता है ना। कॉर्पोरेट एंटिटीज बड़ी बड़ी कंपनीज पे इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस इंस्टीट्यूशन, रेलवेज, इन सब पे अटैक कर सकता है। मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। साइबर अटैक कैन कॉज मास डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज। बहुत सारी ऐसी मूवीज तो आप देख ही रहे हो ना, साइबर टेररिज्म या साइबर अटैक से ही कंट्रोल कर लिया जाता है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी को आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। क्रिटिकल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी आपका डिजिटाइज ऑपरेट होता है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर टेररिज्म, प्राइमरी गोल क्या होता है? टेरर फैलाना ही है, चाहे फिजिकली फैलाए या कैसे भी फैलाए। डिजिटाइजेशन एंड इंक्रीज थ्रेट, डेटा ब्रीचेस। इन अक्टूबर 2023 यूएस कंपनी री सिक्योरिटी रिवील द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन पर्सनल डेटा ऑन द डार्क वेब। इंडिया का जो लोग है उनका डेटा कहाँ है? डार्क वेब पे है ना। The breach included sensitive information of approximately 55% of Indian population, 815 million citizens, including name, phone number, आधार नंबर, पासपोर्ट एड्रेस। ये 55% लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं इंडिया के अंदर, उनका सब फोन नंबर, नेम, आधार, पासपोर्ट एड्रेस, ये सब कुछ वल्नरेबल है। इंडिया बहुत ज्यादा वल्नरेबल है किसके लिए? साइबर अटैक को लेके। खासकर 80 करोड़ लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। साइबर सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में क्या है? इनएक्यूरेट है ना, इनएडिक्वेट है, कम है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर से जो सिक्योरिटी दिलाएगा, जो एजेंसीज होनी चाहिए, जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो अवेयरनेस होना चाहिए, ये सब कुछ क्या है? इनसफिशिएंट है। हैकर्स इजिली इस वीकनेस को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इंडिया का जो भी इंटरेस्ट है नेशनल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक, उसको हैम्पर कर सकते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिस्क पे रहता है। एग्जाम्पल्स देखो इंडिया में कब कब साइबर सिक्योरिटी वाले बड़े एग्जाम्पल आए। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अक्टूबर 2019, देयर वाज एन अटेम्प्टेड साइबर अटैक। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक का कोशिश किया गया। In March 2020, a malware attack on City Union Bank Swift system led to unauthorized transaction worth 2 million US डॉलर। यूएस डॉलर में इतना अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो गया सिटी यूनियन बैंक में। Data breaches in May 2021, personally identifiable information and test result of 1,90,000 candidates for the common admission test GAT were leaked and put up for a sale on cybercrime forum, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिया से रिलेटेड हैं। तो ये डेटाज, आप ये एग्जांपल्स है बेसिकली, डेटा विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स को आप अपने नोट्स में डाल लेना, बाकी चीजें तो मोस्टली आपको मिल जाएंगी, और ये डायरेक्टली आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ही तो यूज करना है, बाकी पॉइंट तो आपको मिल ही जाता है जब आप स्टैटिक क्लासेस करते हो। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स फॉर फॉर्मिंग वेरियस साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। सीबीआई एंड साइबर एक्सपर्ट कंटिन्यूअसली वार्न अबाउट द ग्रेव थ्रेट। ये लोग हमें वार्न भी करते रहते हैं। 2010 में सीबीआई वेबसाइट वाज हैक्ड बाय पाकिस्तानी साइबर आर्मी। सोचो, सीबीआई का वेबसाइट ही हैक हो जा रहा है। 26/11 मुंबई अटैक इन्वेस्टिगेशन रिवील द यूज ऑफ साइबर टेक्निकल बाय टेररिस्ट। ये भी एग्जांपल्स है। हमने लॉ बनाया है कुछ साइबर से निपटने के लिए। एक हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट 2000 में ही बन गया था। 2008 में हमने इसको अमेंडमेंट किया, इसमें सेक्शन जोड़ा, नया सेक्शन 66F जोड़ा, जो किसकी बात करेगा? साइबर टेररिज्म की बात करेगा। तो हमें ये सेक्शन पता होना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली मेंशन सेक्शन 66F ऑफ आईटी एक्ट टॉक्स अबाउट साइबर टेररिज्म, ऐसे करके आप लिख सकते हो। दिस सेक्शन कवर एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट ऑफ थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग डीओएस अटैक। डिपार्टमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंटामिनेंट, कंप्यूटर को कंटामिनेट कर देना, कंप्यूटर रिसोर्सेज का अनऑथराइज एक्सेस मांगना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करना,
और ऐसा जो भी करेगा उसका पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। वल्नरेबिलिटी जो है हमारी ऑन गोइंग है। डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट, इंडिया स्टिल लैक्स सफिशिएंट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज। Companies and private institutions, including those in financial and insurance sector, spend less or strengthening their cyber security. Need for increased awareness and investment. Greater awareness and investment in cyber security infrastructure are essential to protect against the rising threat of cyber security. आगे बात करते हैं साइबर के बाद, इंडिया नीड्स टू रीसेट इट्स ट्रेड पॉलिसी। तो वैसे तो आर्टिकल में बहुत कुछ है, बट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इंडिया को अपना ट्रेड पॉलिसी जो है उसको रीसेट करने की जरूरत है। ट्रेड पॉलिसी जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में ही ये बात करेगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके जो मल्टीलेटरल एजेंसी है जैसे डब्ल्यूटीओ, उसमें कैसे रीनेगोशिएशन होना चाहिए। ई कॉमर्स से भी ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटेट करना है। क्लाइमेट चेंज को लेके हमारा क्या अप्रोच है। इन्वेस्टमेंट को कैसे और ज्यादा फैसिलिटेट करे कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में और ज्यादा आए। तो ये टॉपिक सारा इसके ऊपर बात करेगा। डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस, करंट स्टैंड एंड चैलेंज। करंट स्टैंड क्या है, देखो, विकसित भारत 2047 दैट इज आवर एम। ये झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा लेके आगे बढ़ना है, जैसे रोहित शर्मा बढ़ रहे थे, और इंडिया को विकसित बनाना है। तो उसके लिए ट्रेड पॉलिसी हमारा कैसा होना चाहिए, उसी पे ये आर्टिकल बात करेगा। डब्ल्यूटीओ का नाम सुना है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेड के रूल्स बनाता है, ट्रेड के रेगुलेशन बनाता है। ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है उसको डब्ल्यूटीओ सॉल्व कर रहा होता है। इंडियाज रेसिस्टेंस टू एक्सपेंडिंग द डब्ल्यूटीओ negotiation agenda, particularly in areas like e-commerce, trade, climate change, investment facilitation, is driven by the need टू प्रिजर्व पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा पॉलिसी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ही हम लोग काम कर पाएंगे, ट्रेड हमारा ज्यादा एक्सपैंड हो पाएगा। ट्रेडिशनल सेक्टर वर्सेस इमर्जिंग सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ट्रेडिशनल सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर, फिशरी। बट ऐसा अगर हम करेंगे तो जो आगे आने वाला जो सेक्टर्स है उनको कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आने वाले जो इमर्जिंग सेक्टर्स को भी कैपिटलाइज करना जरूरी है, अगर हम एक विकसित भारत का मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक हमें मेक इन इंडिया और बाकी जो भी अपने ड्रीम्स है, मेक इन इंडिया या जो भी हमने पॉलिसीज रखी हैं, उसके थ्रू हमें इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन का टैग दिलवा देना है। डोमेस्टिक पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, उसके लिए उस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, पहले तो हम ये बात करेंगे कि एफडीआई इंडिया में कितना आ रहा है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इंडिया में कितना पैसा आया फॉरेन से इन्वेस्टमेंट के लिए। 2022 में इंडिया का रैंक क्या था, थर्ड था। यूएस का रैंक फर्स्ट, चाइना का रैंक सेकंड, इंडिया का रैंक थर्ड। तो ये काफी बड़ी बात भी है। इंडिया क्या एम कर रहा है, तो बूस्ट गुड्स एक्सपोर्ट टू 1 ट्रिलियन। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको बूस्ट करके कितना करते हैं, 1 ट्रिलियन। कब तक, 2030 तक। और एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाए। ई कॉमर्स का मार्केट जो है वो भी $350 बिलियन होने वाला है 2030 तक। तो ये सब डेटाज है जो आप इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स को रेगुलेट करना, करंट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, डिस्पाइट द पोटेंशियल ई कॉमर्स रूटेड एक्सपोर्ट्स आर करेंटली 1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। जो भी एक्सपोर्ट ई कॉमर्स में हम लोग टोटल करते हैं उसमें ई कॉमर्स का रिलेटेड कितना है, सिर्फ 1%। ई कॉमर्स जो है 2 ट्रिलियन पहुंच जाएगा 2030 तक। तो इसमें इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप ई कॉमर्स से ही चीजें सेल कर दें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। रेगुलेटरी रिफॉर्म, द पुश फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ हैज ड्रिवन रिफॉर्म्स इन डेटा प्रोटेक्शन। अब डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा तो ही ई कॉमर्स कर पाएंगे। कंज्यूमर राइट भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कंपटीशन भी काफी है, टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, इसको लेके एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा। रेगुलेशन कहाँ आता है, जीएस पेपर टू गवर्नेंस में आता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करना पड़ेगा। इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एम टू अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड टू एनहांस इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करें सो दैट की कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, बढ़ जाए। इन्वायरमेंटल कमिटमेंट क्या है, इंडिया हैज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो। नेट जीरो हम लोग इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का नेट इमिशन जीरो चाहते हैं 27 तक। जितना कार्बन एमिट हो उतना कार्बन हमारे ट्रीज जो हैं उसको उसको अपने में अंदर मिला लें, है ना। एंड हैज मेड प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग एनर्जी एक्सेस। एनर्जी एक्सेस में हमारा प्रोग्रेस भी चल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हम काफी फास्ट लगा रहे हैं।
तो इससे ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होगा कम होगा। नीड फॉर पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, पॉलिसी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। हाई टेक्नोलॉजी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज पॉलिसी predictability in key market like US, EU, Japan and other emerging economies. WTO में active participation, India must overcome its hesitancy and actively engage in WTO negotiation on e-commerce, trade, climate change and investment facilitation. तो इंडिया को ये सबके साथ इंगेज करते रहना होगा, WTO के नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करते रहना होगा और ऐसा एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनाना होगा जो यूएस को केटर करे, यू को केटर करे, जापान को केटर करे और जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी केटर करे। 1991 में हमने रिफॉर्म किया था ना, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब किया था? जब क्राइसिस था। अभी क्या हम क्राइसिस का वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा 2047 का गोल है, तो हमें अपने पॉलिसीज को, रेगुलेशंस को स्टैंडर्ड्स के, ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैच कर लेना चाहिए। अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से यूएस में जो स्टैंडर्ड है, इंडिया वही स्टैंडर्ड देगा तभी तो यूएस के लोग खरीदेंगे। यूरोप में जो स्टैंडर्ड है, इंडिया वही स्टैंडर्ड देगा तभी तो यूरोप के लोग खरीदेंगे। तो ऐसा इंडिया को करना चाहिए। मूविंग बियॉन्ड डिफेंसिव पोजीशन, trade to GDP ratio between 2000 and 2007, India's trade to GDP ratio surged from 12% to 23। इंडिया का जो ट्रेड से जीडीपी रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जीएस पेपर 3 के लिए। 2000 से 2007 तक हम जितना ट्रेड करते थे डिवाइड बाई आवर जीडीपी, वो कितना था? वो 12% पहले हुआ करता था, वो बढ़ के 2007 में कितना हो गया? 23। काफी बढ़ गया, 7 ईयर्स में काफी बढ़ गया। और अभी उसी लेवल पे स्टेबलाइज किया हुआ है, बट हमें उसको बढ़ा के और 30 से 35 करना है। जीडीपी तो बढ़ रहा है, ट्रेड भी हमारा और ज्यादा बढ़ जाए, उसमें रेशियो बढ़ जाए। प्रोएक्टिव एंगेजमेंट, इंडियाज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन G20 फोरम, बायलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशन, जैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, with advanced economy should be mirrored in its approach to WTO negotiation। स्ट्रैटेजिक शिफ्ट इन ट्रेड पॉलिसी, प्रोएक्टिव डब्ल्यूटीओ का एंगेजमेंट, डब्ल्यूटीओ का एंगेजमेंट हमें क्या कर देना है? प्रोएक्टिव। बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डब्ल्यूटीओ डिस्कशन ऑन ई कॉमर्स, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्टमेंट, इंडिया कैन शेप मल्टीलैटरल डिसिप्लिन एंड अलाइन देम विद नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? सच एंगेजमेंट विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया, वही विजन 2047 का हमारा गोल जो है फुलफिल हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? इंपॉर्टेंट चीजें 3-4 सेट ऑफ डेटास थे और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग था कि हमें अगर विकसित भारत बनना है तो ट्रेड पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड स्पेसिफिक ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद। जो आपका पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।